So welcome back everybody to this wonderful session of solution जिसमें मेजर पार्ट हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे. Obviously this is lecture number 7 of कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. मतलब बेसिकली लेक्चर नंबर 7 पूरे सोल्यूशन का है, बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले पार्ट का ही दूसरा लेक्चर है. ओके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ठीक है, चलिए. अच्छा, बिफोर हेडिंग टू आवर लेक्चर नंबर 7 हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि भैया कल के लेक्चर में क्या हुआ था. तो कल के लेक्चर में हमने सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस किया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को. जैसे मैंने आपको बताया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है. इसका हमने प्रैक्टिकली देखा भी था, मतलब प्रैक्टिकली इन द सेंस कि हमने बेसिकली जब प्रूव किए थे हम आरएलबीपी को, तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो फाइनल आंसर हमें मिल रहा है वो एक्सबी के टर्म में मिल रहा है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के टर्म में मिल रहा है. ठीक है, तो उसमें चार प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, आरएलबीपी, ईबीपी, डीएफपी और फिर ओपी. ठीक है, जिसमें से दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन डिटेल बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने कल के लेक्चर में कवर अप किया था, जो था आरएलबीपी मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, नाउ दिस इज लेक्चर नंबर 7 और आज हम आगे की बात कंटिन्यू करेंगे. नाउ विल मूव टुवर्ड आवर थर्ड नंबर प्रॉपर्टी, जो है प्रॉपर्टी नंबर 3, जिसको शॉर्ट में हम क्या पढ़ते हैं भैया, डीईपी. मतलब सॉरी, डीईपी नहीं, डीएफपी, नॉट डीईपी, डीएफपी. डीएफपी क्या है भैया? डिप्रेशन. अब सोचिएगा, इन फ्रीजिंग पॉइंट. पिछला वाला सर एलिवेशन था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. लेकिन थर्ड वाला जो है भैया, थर्ड नंबर जो है, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. अब अगेन वही सवाल, इस प्रॉपर्टी के इन डिटेल घुसने के अंदर, जब हम अंदर चलेंगे उससे पहले मैं आपको क्या चाहता हूं, मैं आपको ये चाहता हूं कि भैया पहले आप फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब तो समझ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्रीजिंग पॉइंट. जैसा हमने बॉइलिंग पॉइंट का टर्म देखा था कल के लेक्चर में कि भाई बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर है जहां लिक्विड या फिर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर पहुंच जाए, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट. तो क्या भैया ऐसा भी कोई फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी है क्या कोई कंडीशन, या फिर ऐसा कोई सिस्टमैटिक डेफिनेशन जो कि हायर स्टडीज के अंदर हो, जैसे हम जब आप इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो आपके लिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? सिंपली बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ. देखो, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है भैया, या तो लिक्विड से कोई चीज सॉलिड बनती है या सॉलिड से कोई चीज लिक्विड बनती है. सॉलिड से लिक्विड तो कोई प्रोसेस हो जाएगा, बट लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को सिंपली फ्रीज कहा जाता है. फ्रीज मतलब जम जाना है ना, जैसे वाटर टू आइस. तो वाटर लिक्विड स्टेट, आइस क्या है, सॉलिड स्टेट. तो भैया फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट का टेम्परेचर होता है. जैसे बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर था, वैसे फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट का टेम्परेचर होता है जिस पॉइंट पे आपका सॉलिड और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में हो. ओ, मतलब जिस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे सॉलिड और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम रिलेशन फॉलो कर रहे हो, मतलब सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में हो, उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है. सर अगर सोल्यूशन में बात करें, सोल्यूशन के टर्म में, मतलब इस चैप्टर के टर्म में, तो फ्रीजिंग पॉइंट भैया वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे सॉलिड का, जो कि प्योर सॉल्वेंट है, मतलब सॉलिड प्योर सॉल्वेंट के फॉर्म में वो इक्विलिब्रियम में आ जाए लिक्विड प्योर सॉल्वेंट के फॉर्म में. क्या बात है, मतलब अगर आपके पास कोई सोल्यूशन के अंदर प्योर सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में है, तो अगर लिक्विड प्योर सॉल्वेंट सॉलिड प्योर सॉल्वेंट के इक्विलिब्रियम में हो, तो जिस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे ये सारा कांड हो रहा होगा, जिस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे सॉलिड प्योर सॉल्वेंट और लिक्विड प्योर सॉल्वेंट आपस में इक्विलिब्रियम का रिलेशन शो कर रहे होंगे, उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है. समझे? ठीक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट की कहानी थी. बट सर व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? भाई डीएफपी पढ़ना है हमें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है, तो भैया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? तो अगेन वही एक स्टेटमेंट नोट कीजिए, जो अभी तक हम तीन बेसिकली दो प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, तीसरी में भी वही सेम चीज हम चेपने वाले हैं. चेपने वाले इन द सेंस कॉपी करेंगे. क्या करेंगे, पहले नोट तो कर लो, पढ़ लो, फिर मैं समझाता हूँ. नोट करना मेरे साथ, व्हेन नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, वही सेम स्टेटमेंट सर जो कल हमने देखा था, इज डिजॉल्व्ड इन, इज, सॉरी फिर से लिख देता हूं, when non-volatile solute is dissolved in volatile solvent,
क्या होता था इससे? इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, भैया सब जानता है। और वेपर प्रेशर डिक्रीजेस 10। पिछले वाले में क्या हुआ था भैया, जब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते तो याद करो, जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होता था तो बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो उस केस में क्या होता था, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता था। जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होता था तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता था। बट यहाँ कहानी अलग है, यहाँ गेम अलग है। क्या है? 10 फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। हाँ, ये क्या फंडा नया भैया, वहां इंक्रीज हो रहा था, यहाँ डिक्रीज होगा क्या? एब्सोल्युटली यस, यहाँ डिक्रीज होगा। मतलब ये पता चल गया कि भैया वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट। वहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट था, बट यहां इस स्टेटमेंट से क्या पता चला कि भैया वेपर प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड करता है फ्रीजिंग पॉइंट पे। इसका मतलब ये है भैया कि अगर वेपर प्रेशर घटेगा तो ऑब्वियसली किसी भी सॉल्यूशन का जब भी हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देंगे तो वेपर प्रेशर तो घटेगा ही, साथ में फ्रीजिंग पॉइंट भी घटेगा। तो वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, दस फ्रीजिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस। तो ये है तुम्हारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 3, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसलिए इसका नाम है देखो डिप्रेशन। वहां क्या नाम था भैया? एलिवेशन। एलिवेशन मतलब बढ़ जाना, डिप्रेशन मतलब घट जाना, ये स्टेटमेंट का मतलब है। ठीक है, अब थोड़ा विजुलाइज कराओ सर, थोड़ा समझाओ कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो अगेन सेम चीज क्या करेंगे भैया, हम एक करेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। करेक्टरिस्टिक्स कैसे पता चलती है भैया? ग्राफ देख के। भैया ग्राफ देख के पता चला करेक्टरिस्टिक्स। तो हमने क्या, हमने मर्जी बनाई, क्या मर्जी बनाई, हम क्या करेंगे कि हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे किस किस के बीच, अगेन वही वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच, जैसा सेम हमने पिछले वाले प्रॉपर्टी में देखा था। हमने क्या किया कि भैया हम एक कंटेनर लाए, ठीक है, और इस कंटेनर में फिलहाल के लिए प्योर सॉल्वेंट भर दिया। अब हमने फ्रीज करने के लिए इसका टेम्परेचर कम किया, तो भैया फ्रीज करना है, टेम्परेचर कम किया, है ना। तो अच्छा सोचो, उससे पहले ये चीज समझ लो कि जैसे हम प्योर सॉल्वेंट लाए, जैसे ही हमने इसको हीटअप करना शुरू किया, फ्रीज करने की बात नहीं कर रहा हूं, हमने जब से इसको हीटअप करना शुरू किया तो भैया वेपर बनेंगे, और जब वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी होगा। ये क्लोज कंटेनर है मान लो, ठीक है, ठीक। और एक और केस हम कंसीडर करते हैं जिसमें हमारा एक दूसरा कंटेनर है। अब इसमें हमने फर्स्ट केस में, दिस इज केस नंबर 1, तो भैया केस नंबर 1 में हमने सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट लिया है। बट अब हम सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं किसका? प्योर सॉल्वेंट तो है ही, साथ में हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी मिला दिया। तो भैया इसकी वजह से क्या होगा, अब जो वेपर प्रेशर बनेगा वो एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट कम बनेगा। तो वेपर प्रेशर इस केस में क्या होगा, केस नंबर 2 में जिसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है, ऑब्वियसली वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब सोचो कि हमारे पास एक प्लॉट है किसके किसके बीच भैया, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच। जब हमने प्योर सॉल्वेंट के लिए इस ग्राफ को प्लॉट किया तो फ्रीजिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग, क्यों, क्योंकि हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक करेक्टरिस्टिक्स मिली। कौन सी करेक्टरिस्टिक्स भैया? कुछ ऐसी, कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स मिली। ये क्या मिला सर? ये किसके लिए मिला पहले ये समझ लो, फिर मैं समझाता हूँ ये क्या मिला। ये मिला प्योर सॉल्वेंट के केस में, मतलब जब हमारे सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट था, उस केस में जो हमको करेक्टरिस्टिक देखने को मिली वो कुछ ऐसी मिली। अब इस करेक्टरिस्टिक्स में दो चीजें, दो पार्ट है, देख रहे हो, इस पॉइंट से एक पार्ट नीचे वाला है, इस पॉइंट से एक पार्ट ऊपर वाला है। तो इस करेक्टरिस्टिक्स में भैया दो पॉइंट है, और ये दो पॉइंट पता है क्या है, मैं सबको समझा देता हूं। ये जो ऊपर वाला कर्व देख रहे हो, ये कर्व लिक्विड प्योर सॉल्वेंट का है। किसका है? लिक्विड प्योर सॉल्वेंट। और जो नीचे वाला पॉइंट देख रहे हो, ये सॉलिड प्योर सॉल्वेंट का है। और जिस पॉइंट पे ये दोनों इक्विलिब्रियम पे आ गए भैया, उस पॉइंट के टेम्परेचर को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। आहा, मतलब अगर इसके टेम्परेचर को मैं एक्स एक्सिस पे नोट कर लूं यहां, तो यही तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर है जिसको मैं टीएफ लिख रहा हूं। अरे मजेदार सर, मजेदार। क्यों? कि टेम्परेचर क्या है भैया? फ्रीजिंग पॉइंट भैया वो पॉइंट का टेम्परेचर है जिस पॉइंट में सॉलिड प्योर सॉल्वेंट और लिक्विड प्योर सॉल्वेंट आपस में इक्विलिब्रियम में हो। तो भैया जैसे ही हमने प्योर सॉल्वेंट मतलब केस नंबर 1 के लिए करेक्टरिस्टिक खींची, तो हमको कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स मिली जिसमें नीचे का पार्ट सॉलिड प्योर सॉल्वेंट को दिखा रहा है,
बीच में जो डॉट पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि सॉलिड और लिक्विड का इस पॉइंट पे ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। ये क्या है? ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। और यही पॉइंट पे अगर मैं टेम्परेचर ले लूंगा, टेम्परेचर की रीडिंग ले लूंगा एक्स एक्सिस पे, तो भैया उस पॉइंट का टेम्परेचर तो फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाएगा। यानी जो एरो है, ये एरो क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ रहे हो? अच्छा, ये तो केस 1 का था। सर अगर केस 2 के लिए मैं सेम इसी टाइप का एक कैरेक्टरिस्टिक खींचूं, तो केस 2 में क्या हो रहा है भैया? वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। अब अगर वेपर प्रेशर मुझे डिक्रीज होते हुए दिखाना है ग्राफ में, तो मैं क्या करूंगा? सोचो, कल का मैं बता चुका हूं। सिंपली कुछ नहीं भैया, जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके पीछे एक और कैरेक्टरिस्टिक खींच दो, क्योंकि उससे पीछे मतलब क्यों? वेपर प्रेशर कम है। अरे भैया, अगर मैं इसके पीछे एक खींच दूं ग्राफ, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक इसके पीछे मैं खींच दूं, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो यही रिप्रेजेंट करेगा ना कि वेपर प्रेशर कम है। बिल्कुल। तो इस बार हमने केस 2 के लिए जो हमने ग्राफ खींचा, वो ग्राफ कुछ ऐसा हमें देखने को मिला। कैसा? कुछ ऐसा। इस पॉइंट पे हमको इक्विलिब्रियम मिल गया। अब हाँ, अब अगर इस पॉइंट पे हमको इक्विलिब्रियम मिल गया, मतलब इस वाले पॉइंट को अगर मैं थोड़ा यहाँ टेम्परेचर इस पॉइंट का चेक करूं, तो मुझे इस पॉइंट का टेम्परेचर दिख रहा है जो है TF। अब आपका मन में सवाल होगा कि सर दोनों TF बोलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। फर्स्ट वाले केस को T0F बोलते हैं। क्यों T0F बोलते हैं? क्योंकि भैया पहली कैरेक्टरिस्टिक्स प्योर सॉल्वेंट की थी, इसलिए इसको T0F बोलेंगे। बट जैसे ही हम केस 2 में घुसे, जहां हमने प्योर सॉल्वेंट के साथ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को भी मिला दिया, तो इस बार जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो देखो पीछे शिफ्ट हो गया। हाँ, मतलब अब ये जो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर है वो पीछे है। अब इस केस में तुम सोच के बताओ भैया, T0F बड़ा है कि TF बड़ा है? T0F बड़ा है कि TF बड़ा है? साफ साफ दिख रहा है सर इस केस में तो T0F बड़ा है एज कंपेयर टू TF। ओके, तो पता चल गया इस केस में भैया, इस केस में T0F बड़ा है TF के। मतलब टेम्परेचर घट गया। शुरुआत में प्योर सॉल्वेंट के केस में जितना फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर था, अब जैसे ही हमने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो वो टेम्परेचर और घट गया। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर घट गया, और वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीजिंग पॉइंट, इसीलिए T0F ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू TF। बोलो समझ आया? अच्छा, इसी को अगर मैं डेल्टा TF के फॉर्म में लिख दूं, तो इसको क्या कहते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मतलब गिर जाना, वैल्यू का कम हो जाना, वैल्यू का घट जाना। तो डेल्टा TF कितना निकलेगा भैया? बड़े में से छोटे को माइनस करो, मतलब T0F माइनस TF। समझ गए? दिस इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा TF। एकदम आराम से, हौले हौले समझो। क्या समझ आया सबको? क्या ये बात चमक गई कि यस सर, व्हाट इज दिस टर्म कॉल्ड? दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बात है, वासित काफी दिन बाद मिल रहा है यार क्लास में। हाँ जी, वासित तो क्लास में नहीं आता था अब। अरे मैं तुमको बोला तो था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 8 बजे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 5 बजे। भूल गए टाइमिंग? तो मैं 3 दिन से तो 8 बजे ले ही रहा था, क्योंकि भाई 5 बजे, 5 बजे तो भाई मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 5 बजे मानस सर की होती है ना, तो मैं इसलिए 8 बजे शिफ्ट कर दिया हूँ अपना। तो अब से यही टाइमिंग चलेगी, याद रख लो हमेशा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 8 बजे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 5 से 6। ठीक है? ठीक है बच्चा, ओके। बोलो समझ आया? ये सबको समझ आया? क्या ये डेल्टा TF वाला कॉन्सेप्ट, इट मींस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट समझ आया? भैया एकदम बढ़िया तरह से समझाया हूँ, पूरी कोशिश किया ग्राफ के साथ तुम्हें समझा दूँ, है ना? कोई बात नहीं, ठीक है, चलो। अच्छा अब देखो, अब वही बात भैया, कि भैया अगर मैथमेटिकली हमें कैलकुलेट करना हो तो क्या करें? क्या रास्ता है हमारे पास? एकदम सेम डिट्टो, कुछ चेंज नहीं मिलेगा आपको। क्यों? आओ देखो मेरे साथ, बस हल्का हल्की चेंज मिलेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे मैंने वहां लिखाया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते चलिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भैया?
यहाँ जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF है दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। अच्छा इस केस में भी, हाँ बिल्कुल इस केस में भी पहला पॉइंट तो ये रहा। दूसरा, भैया जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को आप हटाओगे देन ऑब्वियसली कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और केस में जो कांस्टेंट है वो KF है, यानी अब क्या हो जाएगा KF इंटू मोलालिटी। और ये KF जो है भैया बड़ा अच्छा नाम, बड़ा खास नाम, बड़ा सुंदर सा नाम है। इस KF को कहते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। वहां क्या था, मोलल एलिवेशन, याद करो पिछले लेक्चर में। दिस इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसको कहते हैं क्रायोस्कोपिक। नाम नाम से भी सवाल आते हैं तो ये समझ लो ना, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इसका नाम है। कई बार ये पूछता है क्रायोस्कोपिक और इबुलियोस्कोपिक वाला टाइप कुछ, ठीक है। तो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट आप इसे कह सकते हो, ठीक है। चलो अब अगेन वही भैया, मोलालिटी को क्या लिख सकते हैं, तो सर उसको क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो भैया एक थर्ड पॉइंट में एक और फॉर्मूला डाल लो ना, दैट इज डेल्टा F इज इक्वल्स टू KF इंटू, KF क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी NB अपॉन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो भैया एक ये तीसरा फॉर्मूला भी आ गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगेन भैया ये जो KF है इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। KF क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। तो वाटर के लिए जैसे मैंने वहां आपको बताया था, क्योंकि जनरली वाटर मैक्सिमम केसेस में होते हैं एज अ सॉल्वेंट, तो वाटर के लिए आप KF याद कर सकते हो क्या, KF फॉर वाटर वहां 0.52 होता था, याद है। यहाँ 1.86 होगा, यूनिट सेम रहेगी, किलो केजी, केल्विन केजी पर मोल, नॉट किलो, सॉरी केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। हालांकि ये डेटा आप याद रखेंगे ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार डेटा देता नहीं है। अच्छा उसके बाद मैं आपको अगेन एक चीज बताया था कि भैया फिर अगेन वही जेई वालों के लिए, ठीक है, जो थोड़ा एडवांस पढ़ना चाहता है उनके लिए कई बार क्या करता है KF भी डेटा के साथ देगा, वो भी डायरेक्टली नहीं देगा, तो आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए भी एक फॉर्मूला लिखिए, बाकी सब कुछ सेम है, बस एक चीज चेंज करेंगे क्या भैया, KF इक्वल्स टू होता है R इंटू T0F का होल स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू, इस बार वहां क्या था, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, याद करो LV था, यहां आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन करोगे L फ्यूज। L फ्यूज का मतलब क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्या बात है। जहां R क्या है भैया, गैस कांस्टेंट आपका, L फ्यूजन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दो तरह की लेटेंट हीट होती है, पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे तो मैं पढ़ाऊंगा थर्मल प्रॉपर्टी जब पढ़ाऊंगा फिजिक्स, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वहां क्या था, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, याद है। और T0F क्या है भैया, याद है, स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट, वहां स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट था, ये स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट है। तो आपको ये चीज समझ आ रही होगी भैया, कोई डिफरेंस नहीं है, बस हल्की हल्की चीज है। देखो पिछले क्लास में भी ये चीज हो चुकी है, बट हमने वहां एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए किया था, ध्यान देने वाली बात यही है। और यहाँ हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए सब कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं। अगेन कई बार क्या करता है भैया, ये L फ्यूजन भी आपको अलग से निकलवाता है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन लो मेरे से। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालने के लिए एक और फॉर्मूला जो कि आप यूज कर सकते हैं, दैट इज डेल्टा H फ्यूजन। ये सारी वैल्यू आपको दी रहेगी, बस आपको वैल्यूज पुट करने अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर मास, जो भी कह सकते हो, कंफ्यूज मत होना भैया। कल मैंने मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया था तो फिर शत्रुल कंफ्यूज हो गया था, समझ आया क्या, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी क्लियर हो गए कि यस सर, क्वेश्चंस वगैरह करने होंगे तो हम फिर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेल मी क्विकली, यस सर गॉट इट, समझ आया बच्चा, बता दो यार। चलो बहुत बढ़िया। वासित का सिर्फ एक लेक्चर छूटा है, पिछला वाला लेक्चर नंबर 6, जो मैंने अभी ऐड ऑन नहीं किया है। अगर लाइव सेशन से देख लिया होगा तो दैट्स गुड, अदरवाइज मैंने ऐड ऑन नहीं किया है, मतलब मैंने कोर्स में ऐड ऑन नहीं किया है, क्योंकि 48 आवर बाद शायद दिखाता है शो करने के लिए, इस वजह से। बाकी और सारे लेक्चर मैंने ऐड कर दिए थे, तो बैकलॉग कवर अप कर लिए होगे आई थॉट, जो बच्चे नहीं आ पाए थे।
और बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डिंग को भी एक्सेस करते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, ओके। नाउ अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी को आगे बढ़ाने के बाद भैया 3 तो हो गए, आखिरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बचे हैं। उसके बाद हम चले जाएंगे टुवर्ड लास्ट टॉपिक, जो कि देखते हैं कब तक होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड द फोर्थ एंड द फाइनल वन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? ऑस्मोसिस, जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहा जाता है। बट ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले मैं ऑस्मोसिस तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ कि पहले होती क्या है समझो तो सही, उसके बाद ये ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी पे चलेंगे। ये हमारा आखिरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज शॉर्ट में ओपी किसको कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले ऑस्मोसिस आपको समझ आनी चाहिए। अब बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है क्या, पहले एक लाइन लिख लो मेरे साथ, फिर मैं तुम्हें बताता हूं। ऑस्मोसिस होता है क्या? द फ्लो ऑफ solvent molecule from lower concentration to higher concentration। या फिर एक और डेफिनेशन बनाया जा सकता है क्या, दोनों बातें सही हैं। द फ्लो ऑफ molecules, the flow of molecules from pure solvent to solution। इसको लिख लो, प्योर सॉल्वेंट साइड, ये मेरा डेफिनेशन है, टू सॉल्यूशन साइड इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब ये क्या लिखा दिए सर, मैं तो पहले नहीं पढ़ रहा। चलो मैं मान कैसे चलता हूँ कि तुम डेफिनेशन पढ़ के नहीं समझ पा रहे हो, बट मेरे साथ बस एक बात देख लो। क्या बोले मैंने? ऑस्मोसिस बेस। अच्छा, एक और चीज इसमें, एक और चीज ऐड करनी है, थ्रू एसपीएम। एसपीएम मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऊपर वाले डेफिनेशन में भी आप एसपीएम लगा लेना यहां, थ्रू एसपीएम। एसपीएम का मतलब मैं बताता हूं क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रू एसपीएम। अब देखो डेफिनेशन जो है, एक बार मेरे साथ पढ़ लो, फिर मैं वापस इधर आऊंगा, बट अभी पढ़ लो क्या है। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। या फिर मेरा डेफिनेशन, दूसरा डेफिनेशन क्या है कि द फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड, टू द सॉल्यूशन साइड थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो दोनों डेफिनेशन सही है, आपका जो मर्जी, आपको जो आसान लग रहा है आप उसको याद रख सकते हैं अपनी लाइफ में। ऑस्मोसिस, अरे क्या लिख दिया, जल्दी जल्दी। ऑस्मोसिस, अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है। देखो मैंने एक कंटेनर रखा, बड़ा सा कंटेनर रखा, ठीक है। थोड़ा समझिए ऑस्मोसिस को, फिर मैं वापस आऊंगा डेफिनेशन, फिर मैं आपको 2 मिनट में समझा दूंगा डेफिनेशन में लिखा क्या है, उसका मतलब क्या है। आओ देखो मेरे साथ, चमक जाएगा अभी तुम्हें। मेरे पास एक बहुत बड़ा लॉन्ग कंटेनर था, ठीक है। मैंने इस कंटेनर को 2 हिस्से में डिवाइड किया। अगर मैं इस बड़े कंटेनर को 2 हिस्से में डिवाइड करना चाहता हूं तो भैया बीच में मुझे कुछ लगाना पड़ेगा, जिधर एक हिस्सा ये वाला अलग हो जाएगा, दूसरा हिस्सा ये वाला अलग हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसे 2 हिस्से में डिवाइड करना है तो मैं क्या करूंगा कि मैंने इस बड़े से कंटेनर के बीचों बीच एसपीएम लगा दिया, ऐसा कुछ, ऐसा एसपीएम। अच्छा, एसपीएम मतलब पता है क्या? एसपीएम मतलब होता है, ये एसपीएम की लेयर है, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। आपने बायो पढ़ी हुई क्लास 10 की, तो आपने ये चीज वहां सुनी होगी, बट उसकी जरूरत नहीं है, अभी आप समझ लो। एसपीएम का मतलब क्या है भैया? एसपीएम का मतलब ये ना कि एक जालीदार नुमा स्ट्रक्चर, जैसा कनाल देखता है, उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो समझ लो एक ऐसी मेम्ब्रेन है, एक ऐसी लेयर है जिसमें मैंने छोटे 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 छेद कर दिए। अगर मैं इसको ऐसे बनाता और ये कंटेनर था, तो इसमें बीच में कोई छेद नहीं है, तो इस वाले साइड से कोई चीज इधर नहीं जा सकती। बट अगर इसी चीज को मैंने क्या किया, एक ऐसे छेद किए हुए जालीदार नुमा स्ट्रक्चर को बीच में लगा दिया,
तो इसी जालीदार नुमा स्ट्रक्चर जिसमें बीच बीच में होल होते हैं, ये होल किस लिए हैं? ताकि इस साइड जो भी चीज है सर वो पास ऑन करके इस साइड आ सके। इसलिए बीच में क्या लगाया गया? एसपीएम, जिसको कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो भैया एक थिक लेयर होती है ये, जिसके बीच में क्या होते हैं? छोटे 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 होल्स होते हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ, जो कि छानने का काम करता है। क्या छानने का काम करता है? सिर्फ और सिर्फ इससे मॉलिक्यूल्स ही पास हो सकते हैं। क्या बोला मैंने? ये ऐसी मेम्ब्रेन होती है, ऐसी लेयर होती है जो कि छान देती है। क्या छानती है? सिर्फ पार्टिकल्स को। ये ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर से पार्टिकल जो है वो एक साइड से दूसरी साइड ट्रैवल कर सके, इसीलिए बीच में एसपीएम लगाया गया। अब मैंने क्या किया कि इस बड़े से कंटेनर को बीच में एसपीएम लगा के क्या किया? दो भागों में सेपरेट कर दिया। ठीक है, क्या किया मैंने? ऐसे एसपीएम लगा दिया और इसको दो भागों में सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब ऑस्मोसिस हम समझ रहे हैं। मैंने क्या किया कि सॉल्यूशन की जो एक साइड है, इस वाले साइड, जो कि राइट साइड में कह सकते हो आप इसे, सॉल्यूशन की राइट वाली साइड में मैंने क्या किया, सॉरी कंटेनर की राइट वाली साइड में मैंने क्या किया, पूरा का पूरा आपका एक प्योर सॉल्वेंट भर दिया। मतलब सॉल्यूशन के राइट हैंड साइड मैंने क्या किया? प्योर सॉल्वेंट भर दिया। और जो सॉल्यूशन का लेफ्ट हैंड साइड था, ये वाला हिस्सा, इधर मैंने एक कंप्लीट सॉल्यूशन को डाल दिया। अब सोचो, एक ही कंटेनर में एक साइड के हिस्से, सेमी परमेबल के राइट साइड वाले हिस्से में प्योर सॉल्वेंट पड़ा हुआ है, और दूसरे वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में हमने सॉल्यूशन को डाल दिया, सॉल्यूशन को ऐड ऑन कर दिया। सोचो, एक ही कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट भी पड़ा हुआ है एक साइड, और एक साइड क्या हुआ है? सॉल्यूशन भी पड़ा हुआ है। अब सोच के देखो, ये प्योर सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। अच्छा, सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है भैया? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों से। और प्योर सॉल्वेंट तो सिंपली भैया प्योर सॉल्वेंट है। तो सोचो, इसमें ए और बी दोनों मिले हुए हैं और इसमें सिर्फ ए है, तो कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली भैया ए और बी दोनों मिले, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों है, मतलब जाहिर सी बात है सर कि जो सॉल्यूशन वाला साइड है ये हायर कंसंट्रेशन साइड है। बिल्कुल भैया, समझ गए। सिमिलरली अगर ये वाला हायर है तो भैया इसमें सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्यूट नहीं है, मतलब ये लोअर कंसंट्रेशन साइड है। इतना तो समझ सकते हो बेसिक। भैया सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों है तो उसमें कंसंट्रेशन ऑब्वियसली ज्यादा होगी, क्योंकि सॉल्यूट की भी मात्रा है उसमें और सॉल्वेंट की भी मात्रा है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि भैया कितनी कितनी मात्रा में क्या क्या प्रेजेंट है, उसी को तो कंसंट्रेशन कहते हैं। तो अगर हाई कंसंट्रेशन है मतलब ए बी दोनों प्रेजेंट है, और इधर क्या है? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, इधर सॉल्यूट है ही नहीं, इसका मतलब ये लो कंसंट्रेशन साइड है। अब हुआ क्या कि जैसे ही हमने इन दोनों कंटेनर को सेपरेट किया, थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा कि ये जो जालीदार नुमा स्ट्रक्चर, जो छेद देख रहे हो, इस छेद से प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिए टुवर्ड सॉल्यूशन। मतलब इधर से, कौन से? लोअर कंसंट्रेशन साइड से हायर कंसंट्रेशन साइड में ये जो बीच में एसपीएम लगा है, इससे छन्नी की तरह सारे प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल छनते गए, और सब उस छन्नी के थ्रू, मतलब वो जो होल है, समझ लो एक कैनाल है, एक कैनाल जैसा बन गया जिधर से लोअर कंसंट्रेशन साइड से सारे मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन साइड की तरफ, किधर? टुवर्ड सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने लगे। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या बात है सर, चमका? बोलो चमका कि नहीं चमका? प्रैक्टिकली चमक गया कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस कैसे होता है। अरे यार, बार बार क्या लिख दे रहा हूं। बोलो चमका कि नहीं? क्या प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस समझ आया भैया? एक ही कंटेनर में हम ऑस्मोसिस करा सकते हैं। कैसे? अरे भैया, बीच में एक एसपीएम की लेयर डाल दो, उससे वो कंटेनर सेपरेट हो जाएगा, दोनों साइड अलग अलग कंसंट्रेशन के लिक्विड भर दो, सॉल्यूशन भर दो। फिर देखो कि अगर आपका लिक्विड लोअर कंसंट्रेशन साइड से चल के हायर कंसंट्रेशन साइड की तरफ बढ़ने लगे थ्रू एसपीएम, किससे पास हो रहा है? बीच में कौन है? बीच में एसपीएम है, तो एसपीएम के थ्रू पास होके क्या हो रहा है भैया? लोअर कंसंट्रेशन साइड से हायर कंसंट्रेशन साइड में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल छन के निकल रहे हैं। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। बोलो चमका कि नहीं? समझ आया कि नहीं? बताओ। अब जरा मेरे डेफिनेशन जो मैंने लिखाया जरा उसे पढ़ो। क्या अब आपको लग रहा है कि दोनों डेफिनेशन सही हैं? क्या लिखा है? द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, या फिर द फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट साइड, यही वाला साइड है प्योर सॉल्वेंट, और प्योर सॉल्वेंट से किधर जा रहा है? टुवर्ड सॉल्यूशन साइड थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। बोलो चमका कि नहीं चमका?
क्या मेरा डेफिनेशन समझ आया जो मैंने लिखवाया है? इसलिए मैंने तुमको पहले ऑस्मोसिस समझाया, उसके बाद मैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे जाऊंगा। अरे यार हाँ या ना कुछ तो बोलो, क्या चमका है कि नहीं भैया? यस सर, ऑस्मोसिस इज क्लियर नाउ। चलो भैया, ऑस्मोसिस तुम्हें समझ आ गया। अब अगर ऑस्मोसिस तुम्हें समझ आ गया तो भैया ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ लिखा है, यहाँ ऑस्मोसिस नहीं है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है अब ये समझो। अब देखो, अब बात करते हैं ओपी की। दिस इज वेरी ओपी, ओवर पावर्ड। ना ना, दिस इज नॉट ओपी, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। इंपॉर्टेंट है भैया, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है भैया? ऑस्मोसिस चलो समझ आया, कैसा प्रोसेस जिसमें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड मॉलिक्यूल जाते हैं, समझ आया। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? अब हम और तुम भाई इंसान होते हैं बड़े खुराफाती। हमने क्या किया ना कि जो सॉल्यूशन साइड है ना भैया, उस सॉल्यूशन साइड के कंटेनर को थोड़ा खोल दिया। कैसे? ऐसे। हमने क्या किया, वही सेम कॉन्सेप्ट है। कंटेनर हमारा ऐसा है। अब हमने क्या किया ना, हम बड़े खुरापाती होते हैं। हमने इस साइड को, इसको ऐसे बना देता हूं मैं, देखो। हमने इस कंटेनर को साइड, जो सॉल्यूशन वाला साइड है, इस सॉल्यूशन वाले साइड को ऐसे खोल दिया, ऐसे ओपन कर दिया। बीच में अभी भी क्या पड़ा हुआ है भैया? बीच में अभी भी आपका एसपीएम पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, राइट हैंड साइड में क्या पड़ा हुआ है भैया? राइट हैंड साइड में प्योर सॉल्वेंट पड़ा हुआ है। अच्छा, अच्छा, ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या पड़ा हुआ है भैया? लेफ्ट हैंड साइड में भैया प्योर सोल्यूशन पड़ा हुआ है। मैंने बस एक मॉडिफिकेशन किया है, ध्यान से देखना। और बीच में भैया ये क्या है? ये एस पी एम है। अच्छा भैया ये क्या है? भैया ये तो प्योर सॉल्वेंट है। अच्छा भैया ये क्या है? भैया ये तो सॉल्यूशन है। और भैया ऑस्मोसिस लगातार हो जा रहा है, किधर से किधर भैया? प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। मस्त मजा में। अब मैंने इस कंटेनर को खोल दिया, और खोल के मैंने क्या किया कि इसके अंदर एक पिस्टन लगा दिया ऐसे। पिस्टन समझते हो? जो कि इंजन वगैरह के अंदर लगा होता है पिस्टन, जिससे क्या करते हैं, दबाव बनाया जाता है। दबाव बनाया जाता है, तो हमने क्या किया, एक पिस्टन लगा दिया ऐसा। थोड़ा पिस्टन खराब दिख रहा है, तो थोड़ा सही से बना लेते हैं। एक बढ़िया सा पिस्टन हमने लगा दिया ऐसा कुछ। अब इस पिस्टन को आप आगे और पीछे से मूव कर सकते हो। और मैंने क्या किया कि इस पिस्टन से दबाव बनाने की कोशिश की। मैंने क्या किया, जो खुला साइड है उधर से क्या किया, अपने हाथ से उस पिस्टन को मैं अंदर लेते गया। मतलब यहां से मैंने प्रेशर लगाना शुरू किया। पिस्टन का काम क्या होता है भैया? वो दबाव बनाता है, वो प्रेशर बनाता है। अब जैसे ही मैं क्या किया, पिस्टन से प्रेशर को लगातार बढ़ाते गया, कॉन्स्टेंटली मैं इंक्रीज करते गया, तो मैंने क्या देखा, कुछ देर बाद मैंने ये देखा कि भैया ये जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक गया। ये खत्म हो गया। क्रॉस मतलब क्या हुआ? क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक गया। अब प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मॉलिक्यूल आना बंद हो गए। ये किस केस में हुआ? जब हमने क्या किया, ऊपर से पिस्टन के थ्रू प्रेशर अप्लाई किया। किधर? सॉल्यूशन साइड में। हमेशा किधर अप्लाई करना है? सॉल्यूशन वाले साइड में। मतलब हायर कंसंट्रेशन वाले साइड में। जब हमने एक पिस्टन लगा के और प्रेशर को अप्लाई किया, तो हमने देखा कि ये जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस, जो कि कहां से कहां हो रहा था, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जो हो रहा था, अब वो रुक गया। और जैसे ही हमने प्रेशर को और फर्दर इंक्रीज किया और बढ़ाया, तो हमने ये देखा कि भैया अब जो सॉल्यूशन का साइड है, उधर के मॉलिक्यूल प्योर सॉल्वेंट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए। हाँ, मतलब उल्टा काम होने लगा भैया। जैसे ही मैंने प्रेशर को और इंक्रीज किया, तो क्या हुआ कि ये प्रोसेस रिवर्स हो गया। अब सॉल्यूशन के साइड से प्योर सॉल्वेंट की तरफ मॉलिक्यूल बढ़ना शुरू कर दिए। किसके थ्रू पास हो रहे थे वो? एसपीएम के थ्रू पास हो रहे थे। तो ऑस्मोसिस तो भैया ये नहीं कहता है। ऑस्मोसिस ये कहता है कि भैया लोअर कंसंट्रेशन साइड से, मतलब प्योर सॉल्वेंट की साइड से अगर सॉल्यूशन की तरफ कोई मॉलिक्यूल जा रहा है, तो ही ऑस्मोसिस होगा। बट जैसे ही हमने क्या किया, प्रेशर लगाना शुरू किया, तो एक पॉइंट ऐसा आया जिस पॉइंट पे ये जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है ये रुक गया। मतलब अब मॉलिक्यूल प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे थे। तो जिस प्रेशर पे ये सब कुछ हुआ है, उसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। मतलब जिस प्रेशर पे ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाए, प्रिवेंट हो जाए,
उस प्रोसेस को उस प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब प्रेशर की वो वैल्यू जिसमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाए, उस प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये हमेशा किस साइड लगाया जाता है? ये हमेशा हायर कंसंट्रेशन साइड लगाया जाता है, सॉल्यूशन साइड लगाया जाता है। ये हमेशा याद रखना। अब और अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर को और बढ़ाओगे, तो अब प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, ऑस्मोसिस के उल्टा काम करने लगेगा, जिसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। और एक मजे की बात बताऊं, इसी को आरओ कहते हैं। आरओ? अरे भैया, हम तो बचपन से आरओ का पानी पीते आए हैं। इसी को आरओ कहते हैं, इसी को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। मतलब जो आपके घर में जो कैंट आरओ, पढ़े हो ना एड, कैंट आरओ देता है सबसे शुद्ध पानी। अरे भैया, आरओ का मतलब पता है क्या है? आरओ का मतलब है रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब ऑस्मोसिस के प्रोसेस को उल्टा कर दो अगर, तो रिवर्स ऑस्मोसिस को ही आरओ कहते हैं। तो जो आपके घर फिल्टर लगी हुई है जिससे आप मिनरल वाटर पीते हो, वो लगातार जैसे ही आप उसमें क्या करते हो, टंकी से पानी जाता है, वो लगातार रिवर्स ऑस्मोसिस किए जा रहा है। जब जब आप उस फिल्टर को ऑन करते हो, वो लगातार रिवर्स ऑस्मोसिस करता है और उसमें से क्या करता है, सारे कचड़े को बाहर निकाल देता है। तो मैंने बोला था ना कि एसपीएम मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जिसके अंदर से सिर्फ पार्टिकल्स बाहर निकल सकते हैं, इसलिए इसको सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है। इस प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है और आरओ कहा जाता है। तो अब तुम्हें चमका होगा कि भैया प्रैक्टिकली भी इसका है, एप्लीकेशन है जो हम अपने आसपास देखते हैं, जिसको आप आरओ आरओ कहते हो। भैया वो आरओ क्या है? दैट आरओ इज रिवर्स ऑस्मोसिस। चमका, मजा आया। तो भैया ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में लिख लिया जाए थोड़ा सा, ओपी के बारे में, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में लिख लिया जाए। लिख लिया जाए भैया, आ जाओ। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है भैया? कि द मिनिमम प्रेशर, कम से कम इतना प्रेशर लगाओ कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाए, प्रिवेंट हो जाए। भैया उसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो लिख लो, द मिनिमम प्रेशर which must be applied, which must be applied to the solution side। किधर लगाते हैं? या इसको ऐसे लिख लो, टू दी हायर कंसंट्रेशन साइड, टू दी हायर कंसंट्रेशन साइड, बेसिकली सॉल्यूशन साइड, टू दी हायर कंसंट्रेशन साइड, बेसिकली सॉल्यूशन साइड, टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। प्रिवेंट मतलब रोकना, टू प्रिवेंट osmosis is called osmotic pressure। OP is called OP, osmotic pressure। रिवर्स ऑस्मोसिस लिख लो, आरओ, एक लाइन लिख लो उसके, रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ। अब कुछ तुमसे आरओ आरओ बोले ना तो कहो अरे गधे, मुझे पता है कि रिवर्स ऑस्मोसिस, इसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तुम फ्लेक्स करना अपने घर पे जाके, गांव में जाके, जो जहां भी रहते हो, है ना। कोई कहीं आरओ का पानी बोले ना, कहो आरओ का पानी नहीं, रिवर्स ऑस्मोसिस का पानी बोलो। क्योंकि क्यों तुमने अब समझ लिया कि ये रिवर्स ऑस्मोसिस है। आरओ का मतलब कभी पढ़ोगे ना फिल्टर में लिखा होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो वो एक ऐसी डिवाइस है जो कि लगातार ये काम कर रही है। लिख लो, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड आरओ। ठीक है। अच्छा भैया, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना, उसको डिनोट करते हैं। थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्मूला भी देख लो कि कैलकुलेट कैसे करे भैया, ये प्रेशर कितना मिनिमम प्रेशर लगाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ना। तो इस ऑस्मोटिक प्रेशर को भैया पाई से डिनोट करते हैं। और जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो आपको ये चीज पता चली कि भैया जो पाई है, पाई मतलब क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। याद रखना, पाई लिखा हो मतलब सॉल्यूशन चैप्टर में पाई लिखा हो, इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। मतलब पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, ठीक है। और एक और चीज पता चली कि पाई इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक्सपेरिमेंटली ये चीज पता चली। चिंता ना कीजिए, आपको जाने की जरूरत नहीं है कि कहां से आया, बस आप इस चीज को याद रख लीजिए कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे और डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे।
तो क्या मैं सीधे लिख सकता हूँ कि भैया दोनों को मिला के ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि भैया पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। भैया सी के भी प्रोपोर्शनल है, टी के प्रोपोर्शनल है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। बिल्कुल। अब भैया प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट आता है, तो इस केस में जो फॉर्मूला बना दैट इज पाई इज इक्वल्स टू सी इंटू आर इंटू टी, जहां आर एज अ कांस्टेंट काम करता है जिसको गैस कांस्टेंट कहते हैं। यानी ये फॉर्मूला है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने का, दैट इज पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। आप याद कर सकते हो सी आर टी सी आर टी सी आर टी। पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, जहां पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, सी क्या है भैया कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को हमेशा मोलैरिटी के टर्म में एक्सप्रेस करना, क्योंकि वो दिया रहेगा आपको, कंसंट्रेशन हमेशा मोलैरिटी के टर्म में दिया रहेगा, ठीक है। तो सी क्या है जिसको आप मोलैरिटी भी कह सकते हो या कंसंट्रेशन भी कह सकते हो, आर जिसको कहते हैं गैस कांस्टेंट, और टी जो होता है वो टेम्परेचर। बट खास बात याद करने वाली ये है कि भैया हमेशा आप इसे केल्विन में रखना, केल्विन में, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड पाई इज इक्वल टू सी आर टी, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या आपको ये चमका कि नहीं चमका, बताओ जल्दी से। क्या आपको सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ आई? क्या आपको ऑस्मोटिक प्रेशर समझ आया? क्या आपको ऑस्मोसिस समझ आया? क्या आपको आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस समझ आया? चलो अब एक और बात, फिर आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। लास्ट बात मेरे साथ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा समझ लो। ये अलग टाइप का क्लासिफिकेशन है, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस में कुछ टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। कौन से टाइप के सॉल्यूशन, नोट कर लो जरा सा। 3 तरह के होते हैं, ठीक है। लेट्स से हमारे पास एक सॉल्यूशन था जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, और एक और सॉल्यूशन 2 है। दिस इज सॉल्यूशन 1, दिस इज सॉल्यूशन 2, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है, कुछ वैल्यू है पाई 1 पाई 2, ठीक है। अभी हम वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं कि हमारे पास 2 सॉल्यूशन थे, ठीक है। एक सॉल्यूशन जिसको सॉल्यूशन नंबर 1 बोला उसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, एक सॉल्यूशन 2 जिसको सॉल्यूशन नंबर 2 बोला जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है, ठीक है। अब इसी बेसिस पे, ऑस्मोटिक प्रेशर की बेसिस पे 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक को कहते हैं आइसोटोनिक, दूसरे को कहते हैं हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरे को कहते हैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये 3 तरह का सॉल्यूशन है, बड़ी सिंपल सी बात है, एक लाइन की बात है, बस याद रख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार क्वेश्चन में ये दे देता है कि एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इतना इतना है, तो फलाना ठिमकाना कैलकुलेट करो। तो ये शब्द समझना तो आना चाहिए ना कि भैया आइसोटोनिक, कहीं हाइपोटोनिक लिखा है उसका मतलब क्या है, कहीं हाइपोटोनिक लिखा है उसका मतलब क्या है, ये एडवांस है तो थोड़ा देख लो। तो हमारे पास सोचो, कोई भी 2 सॉल्यूशन आइसोटोनिक तब कहे जाएंगे जब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर हो। मतलब अगर सॉल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाए सॉल्यूशन 2 के ऑस्मोटिक प्रेशर के, तो हम कहेंगे कि ये दोनों सॉल्यूशन आपस में आइसोटोनिक हैं। मतलब पाई 1 बराबर पाई 2 है, तो वो एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2 है, मतलब अगर सॉल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन 2 का ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, इट मींस जो सॉल्यूशन नंबर 1 है वो हाइपरटोनिक है, बट सॉल्यूशन नंबर 2 जो है वो हाइपोटोनिक है। ये समझना, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखा रहा हूं, शब्द पे ध्यान दो। अगर पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 है, तो जो वाला बड़ा होगा वही हाइपरटोनिक होगा, उसके दूसरा अदर वाला हाइपोटोनिक होगा। अच्छा, अगर सर पाई 2 ग्रेटर देन पाई 1 हो जाए, तो पाई 2 ग्रेटर देन पाई 1, तो उस टाइप के सोल्यूशन को हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। तो कौन सा हाइपोटोनिक कौन सा हाइपोटोनिक, ये समझ लो, हमेशा याद रख लो। अगर पाई 2 बड़ा है पाई 1 से, तो हाइपोटोनिक जो होगा वो सॉल्यूशन नंबर 1 होगा, मतलब जो छोटा है दैट इज हाइपोटोनिक, और सॉल्यूशन नंबर 2 जो है दैट इज हाइपरटोनिक। तो बस ये 3 कंडीशन मेरे हिसाब से तुम याद रख लो, बाकी सब कुछ समाप्त हो गया इस सॉल्यूशन के चैप्टर में, इंक्लूडिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बस एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसको कहते हैं वैन टू हॉफ फैक्टर, आई, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो भी थोड़ा बड़ा है, इसी वजह से नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे कंटिन्यू करेंगे और फिर ये चैप्टर की हो जाएगी समाप्ति।
इंक्लूडिंग हम प्रैक्टिस सेशन भी लेंगे, चिंता बिल्कुल ना करें आप। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।